हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। जो लास्ट 2 क्लास में जितना हम पढ़ लिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नया कंसेप्ट एंड नया प्रोविजन हम टच अप करेंगे आज। ठीक है, पहले एक बार ब्रशअप कर लेते हैं जो आखिरी 2 क्लास में हम पढ़े हैं। ठीक है, पहले हम क्या पढ़े थे, पहले हम पढ़े थे टैक्स। पहले हम क्या पढ़े थे, ये टैक्स पढ़े थे। टैक्स का क्या होता है, टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स इज द कंपल्सरी अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये हम पढ़े थे। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्स कलेक्ट कर, आप टैक्स तो कलेक्ट करते हो, टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको पावर किसने दिया, टैक्स अमाउंट जो कलेक्ट करते हो कि पावर किसने दिया, पावर किसने दिया था, आपको याद है क्या दिया, किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर क्या है, जोर से और थोड़ा जोर से, क्या, 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या लिखा था वहां पे, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, ये तो हो गया। फिर टैक्स विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, लॉ कैसे बनता है, लॉ का 3 पिलर होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्या, एडजुडिकेटिव। ये 3 पिलर हो गया लॉ का। फिर बिल कैसे बनता है, मतलब एक्ट कैसे बनता है, पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद पारित जो पेश हो जाता है बिल बन जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन चलता है। रूलिंग पार्टी, opposition party will do the discussion over that. After the discussion, once the bill get passed in the Lok Sabha, will go for the upper house. There is 14 days, 14 दिन का बफर डेज रहता है फॉर द ओनली रिकमेंडेशन। वो क्या कर सकते हैं, वो ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ओनली फॉर रिकमेंडेशन। किसके पास, अपर हाउस के पास, क्योंकि ये मनी बिल है। मनी बिल के पास सारा पावर कहां पे कंसेंट्रेशन है, कहां पे मतलब एक्यूमुलेट है, लोअर हाउस के पास, मतलब लोकसभा के पास। एक बार 14 डेज वो निकल गया, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट एक बार एसेंट दे दिए तो वो कानून बन के निकल आएगा, ऑफिशियल गैजेट में प्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, छपा दिया जाएगा। ये पढ़े थे हम, बनता है कैसे कानून। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें जो जो भी डिफरेंस होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डायरेक्टली पेड बाय, इनडायरेक्टली पेड बाय, बहुत इनकम टैक्स एग्जाम्पल पढ़े थे, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम, तरह तरह के एग्जाम्पल भी हम बहुत डिटेल में देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, ये चीज करने के बाद हम लगभग यहां तक आ गए थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़े थे। उसके बाद इतना ही ज्यादातर हम पढ़े थे। उसके बाद आज कहां से शुरू करेंगे, जैसे आज का लेक्चर कहां से शुरू होगा, ये जो टर्म होता है टैक्स, ये जो टर्म है टैक्स, इसको तो हम समझ लिए, ए टू जेड कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसने पास करता है, काम पावर किसने दिया, ए टू जेड लगभग हम कवर कर लिए। अभी हमारा टारगेट क्या है, 2 वर्ड बच जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 words remaining in this word. What? Goods, not good. Goods and services tax. 2 वर्ड बच जा रहा है, क्या क्या, गुड, सॉरी, ओ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। समझेंगे गुड्स मतलब क्या होता है एंड सर्विसेज मतलब होता है, एक बार ये समझ लेंगे तो ये हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन कहां पे होता है, एक बात बता देता हूं, कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसका डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 पे मेंशन होता है, सेक्शन नंबर 2 पे मेंशन होता है। सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है, जीएसटी,
मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्सटेंड मतलब क्या है? एक्सटेंड मतलब कहां तक ये एप्लीकेबल होगा। ये सेंट्रल लॉ है, सीजीएसटी हम पढ़ रहे हैं, कहां तक एप्लीकेबल होगा? ऑल ओवर इंडिया। क्या इंडिया का डेफिनेशन है? ऑब्वियसली हर चीज का डेफिनेशन होता है। जैसे हम बचपन में, आपको याद होगा, जैसे हम, मैं तो बता रहा हूँ मेरा स्टोरी, जब हम थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में पढ़ रहे थे तभी मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। पहला सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश का, आई थिंक एज मच एज आई कैन रिमेम्बर, थर्ड या फोर्थ क्लास से शुरू हुआ था। तब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू किए थे। तब हम क्या करते थे, कोई एक वर्ड लिखा गया उस बुक्स में, उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, हम एक कैरी करते थे वर्ड बुक कैरी करते थे। उसमें क्या होता था, हर एक वर्ड का क्या मतलब अल्फाबेट वाइज हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। हम उसको ढूंढते थे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। वो मीनिंग को समझे, मतलब समझ के फिर हम पढ़ते थे ये जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या बन रहा है, ये हम करते थे। लाइकवाइज एग्जैक्टली क्या होगा, हमारा जो कानून हम पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो जीएसटी में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसका डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 पे मेंशन किया गया है, सेक्शन नंबर 2 पे लिखा गया है। इसका मतलब ये समझना, ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं नहीं लिखूंगा, ये हो गया मोबाइल, कोई बोलता है स्मार्टफोन, कोई बोलता है मोबाइल, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया ना। मतलब क्या होगा, वो यूनिटी नहीं रहेगा। तो जो भी कानून बनता है वहां पे जो भी ट्रिकी, मतलब क्या होता है ना, जिसको मतलब एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये है कैमरा, मैं जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो ये है कैमरा। कैमरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये कैमरा है। मतलब एक चीज बोलने को मतलब दूसरा थॉट नहीं आता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक चीज जैसे ये बोल रहा हूँ, ये वेब सॉरी माइक है। आप एक बार सोचोगे ये माइक है, कोई दूसरा थॉट आ रहा है क्या आपके दिमाग में? कोई दूसरा थॉट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कन्वेंस, मैं बोलूंगा कन्वेंस। कन्वेंस में तो एयरक्राफ्ट भी आता है, मोटर व्हीकल भी आता है, शिप्स भी आता है। कौन सा कन्वेंस के बारे में बात कर रहे हो ये तो बताओ। कन्वेंस हो गया है कि बॉर्डर टर्म। तो एक कन्वेंस बोल दिए तो हमारे दिमाग में से मेरा आ गया क्या, मोटर व्हीकल। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है शिप्स, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है एयरक्राफ्ट। तो कन्वेंस को डिफाइन करना यहां पे नेसेसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है यहां पे, नेसेसिटी बन जाता है। क्योंकि हम डिफाइन नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा, लोग अपना अपना दिमाग लगा के अलग अलग मतलब निकालेंगे, तो फिर लॉ बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी टर्म एक बार सामने वाला सुन के उसमें उसके दिमाग में डाउट आ सकता है, उसको डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब आप मतलब बहुत सारा चीज है, उसको मत लेना। मैं जो सेक्शन 2 में मेंशन कर रहा हूं, जो सेक्शन 2 में मैं बता रहा हूं उसको ही मानना। जिसका मतलब दूसरा मीनिंग नहीं है, ये पेन है, उसका दूसरा मीनिंग कुछ नहीं है, इसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूं, एक बार कोई चीज बोल दिए तो उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं निकलता है, डिफरेंट मीनिंग नहीं निकलता है, उसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। एक चीज बोल दी उसका मल्टीपल मतलब मीनिंग निकल सकता है, उसको डिफाइन करना जरूरी है ताकि जो लॉ पढ़ रहा है, जो यूजर ऑफ लॉ, वो इंटरप्रेट वैसे करे जैसे हम बता रहे हैं। नहीं तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा लॉ बनाने का, कोई मतलब नहीं रहेगा लॉ बनाने का। क्योंकि सब अपने आप वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे को ये फिजिबल लग रहा है, इसमें टैक्स कम आएगा, मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा। क्योंकि लॉ में तो लिखा नहीं है। जैसे आप कोई चीज लिखे नहीं हो तो आप बोल भी नहीं सकते हो, कोर्ट में जाओगे कोर्ट आपको भगा देगा,
आप तो लिखे नहीं हो, उनको जो मीनिंग समझ में आया वो लिए, इससे बेहतर है कि लिख लो। इसीलिए क्या होता है, जो भी टर्मिनोलॉजी, क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको लिखा जाता है सेक्शन नंबर 2 पे, सेक्शन नंबर 2 पे लिखा जाता है। इसमें जो हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स का मतलब हम समझ लिए, दो वर्ड हमारे पास बच रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम समझेंगे गुड्स का मतलब क्या है, क्या डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, ऑब्वियसली सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 52, क्लॉज 52। और सर्विसेज कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 102। क्या आपको याद रखना है, याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं है तो गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ रहे हो तो गुड्स का डेफिनेशन याद रखना है एंड सर्विसेज का डेफिनेशन याद रखना है, ताकि एग्जाम में वो आता है, मतलब डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, वो जो केस स्टडीज देंगे वो केस स्टडीज में आप ये जैसे गुड्स को कहीं पे जिक्र हुआ है तो ये डेफिनेशन आप लिख दोगे, थोड़ा बेहतर इंप्रेशन जाएगा। कैसे क्या अप्रोच करोगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम समझाऊंगा, एंड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको जीएसटी में माहिर कर देंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए एकदम रेडी कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में डिफाइन किया, सेक्शन 2 क्लॉज 52। एक चीज नोटिस करना, आप डायरेक्ट टैक्स पढ़े हो, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़े हो, मतलब लॉ, कॉस्ट ऑडिट भी पढ़े हो, वहां पे क्या एक चीज बोला जाता है, बाकी सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, वहां पे सबसेक्शन बोला जाता है, यहाँ पे बट क्लोज बोला जाता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 2 जितने भी पार्ट आते हैं उनको सबसेक्शन बोला जाता है, बट सेक्शन 2 में क्लॉज क्यों बोला जाता है, इसका रीजन पूछे हो, कभी जानने के लिए कोशिश किए उसका रीजन क्या है, सेक्शन जब 2 पढ़ते हैं क्लॉज क्यों बोलते हैं, बता दे रहा हूं। सेक्शन 5 है, फॉर एन एग्जांपल सेक्शन 6 है, सॉरी, क्या हम बात करते हैं सेक्शन 7 के एग्जांपल लेते हैं। सेक्शन 7 सप्लाई अंडर जीएसटी, आगे आएगा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है सप्लाई अंडर जीएसटी। यहां पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, बी, सॉरी सेकंड है क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, फिर सेक्शन सेक्शन सबसेक्शन 1, सेक्शन सबसेक्शन 2, सेक्शन सबसेक्शन 3 ऐसे आता है। इसका मतलब क्या है ना, कि जो सेक्शन 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो बात हो रहा है इसका इंटरलिंक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इससे इंटरलिंक है, इसको कनेक्शन बना के पढ़ा जाएगा, इन कंटिन्यूएशन में पढ़ा जाएगा। सेक्शन 2 जब पढ़ोगे तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को मद्देनजर रखते हुए पढ़ोगे, ये चीज हो गया इंटरलिंक, इसीलिए वहां पे सबसेक्शन बोला जाता है। बट डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है। सेक्शन गुड्स का डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 पे। सर्विस का क्या है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस तो बगल बगल में है, आप मतलब बगल बगल में है, बट डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 52 एंड सर्विस का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 102, कितना दूर हो गया, 50 डेफिनेशन, मतलब बीच में गैप आ गया। मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनका इंटरकनेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी चीज आपस में रिलेटेड नहीं है। ईच एंड एवरी सबसेक्शन, एवरी क्लॉज गिव्स इट इंडिविजुअल मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 पढ़ रहे हो, सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ोगे जब सेक्शन 1 को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑल टुगेदर न्यू एंड डिस्टिंक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑल टुगेदर न्यू एंड डिस्टिंक्ट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, ये हो गया। अभी हम समझते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 52 में क्या डेफिनेशन लिखा गया है, एंड डेफिनेशन को तोड़ फोड़ मरोड़ के समझते हैं, ठीक। यहां पे देखो, जैसे मैं बता रहा था, क्या क्या बता रहा था, सेक्शन 2 क्लॉज 52
सेक्शन 2 क्लॉज 52। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, गुड्स मीन्स, यहीं पे ठहर जाइए, यहीं पे ठहर जाइए। ये मीन्स का मतलब क्या होता है पहले समझ दीजिए। गुड्स मीन्स, गुड्स मीन्स, हम आगे चल के जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आइदर दैट डेफिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मीन, स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूड्स, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। कोई भी डेफिनेशन शुरू होगा, आइदर वो शुरू होगा मीन से या फिर शुरू होगा इंक्लूसिव से, इंक्लूड से। मीनिंग क्या होता है, जहां कोई भी डेफिनेशन मीन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इसका मतलब जो लिखा गया है उसका मतलब उतना ही समझना है। आपकी थॉट, जनरल प्रूडेंस कुछ भी मत लगाना, जनरल मतलब टेंडेंसी इन द बिजनेस कुछ भी मत लगाना। जो डेफिनेशन मीन से शुरू हो रहा है वहां पे कुछ मत ऐड करना, मैं जो बता रहा हूं उतना ही मानना। ये सेक्शन 2 बोल रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 बोल रहा है, ये मीन्स से शुरू हो रहा है। मतलब क्या हो गया, जो बताएगा उतना ही, उतना ही, इतना बता रहा है इतना ही, ना इतना होगा ना इतना होगा, जितना पता है उतना ही, ना एक आगे जाएगा ना एक स्टेप पीछे आएगा। ये हो गया एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, मतलब जो लिखा गया बस उतना ही, नो वन स्टेप फॉरवर्ड, नो वन स्टेप बैकवर्ड, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। जो लिखा गया है उसका मतलब उतना ही समझना। इंक्लूड्स, बट इंक्लूड्स का डेफिनेशन क्या होता है, ये तो है, ये तो है, इसके अलावा भी है। ये हो गया एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या हो गया, कुछ इंक्लूड कर सकते हो, इसके जैसा इंक्लूड कर सकते हो। लाइकवाइज यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रूडेंस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये चीज ऐड कर सकते हो, कुछ चीज ऐड कर सकते हो जो लाइकवाइज है। एक्सपेंसिव मतलब सही होता है एक्सपेंसिव, और यहां पे लिखा है एक्सपेंसिव मतलब क्या है, ये तो है, उससे भी एक्सपांड कर सकते हो। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, उसको एक्सपांड कर सकते हो। ये डेफिनेशन को चाहो तो एक्सपांड कर सकते हो, मन मर्जी से एक्सपांड नहीं करूंगा। लाइकवाइज, लाइकवाइज, रिलेटेड, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेक्चर शूट कर रहा हूं, क्या क्या चीज चाहिए, मैं क्या बोलूंगा, इंक्लूड्स कैमरा, माइक, लैपटॉप, टैबलेट, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इससे भी आप डाटा केबल ऐड कर सकते हो, डाटा केबल यूज में आ रहा है, मोबाइल फोन यूज में आ रहा है, ये जो रिलेटेड चीज है ये ऐड कर सकते हो। एटसेट्रा लिख दिया ना, ऐड कर सकते हो। वैसे ही लॉ में इंक्लूड लिखते हैं, लॉ में इंक्लूड लिखते हैं ताकि लाइकवाइज चीज आप ऐड कर सकते हो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहीं पे ठहर जाइए। क्या लिखा है, एवरी काइंड, एवरी, हर तरह का, क्या क्या क्या, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ओनली मूवेबल। इससे हम क्या मतलब समझ रहे हैं, आप एक बार पढ़िए इसको क्या लिखा है, एक बार पढ़िए क्या लिखा है। गुड्स मीन्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, मूवेबल। यहां पे लिखा नहीं है कि एवरी काइंड ऑफ गुड्स या एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से पहले एक वर्ड है मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या होता है, मूवेबल, मूवेबल मतलब क्या होता है, मूवेबल का मीनिंग क्या होता है, जो चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकता है विदाउट
अफेक्टिंग इट्स नेचर एंड विदाउट अफेक्टिंग इट्स मतलब सेप, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल अभी मेरा हाथ में है, ये मोबाइल अभी मेरा हाथ में है, मैं इसको उठा के मेरी माथा में भी रख सकता हूँ, मेरी माथा में भी रख सकता हूँ, ये मूवेबल है, कहीं भी रख सकता हूँ, चाहे फेंक भी सकता हूँ, चाहे जेब में भी डाल सकता हूँ, मतलब ये हो गया मूवेबल, एक चीज यहां से उठा के कहीं भी रख सकता हूँ अपने मर्जी के हिसाब से, क्योंकि this property means you have the use power। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, आपके पास कुछ उसका यूज करने का पावर है, उसको उसको उसका कैसे यूज होगा, क्या होगा, उसका राइट्स आपके पास है, ये हो गया प्रॉपर्टी आपके पास। जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरे प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, आई हैव राइट टू यूज दिस एट एनी मैनर आई विश, किसी भी मैनर में चाहूं मैं तो वो यूज कर सकता हूँ, ये हो गया प्रॉपर्टी, मतलब जनरल है, जिसका पास आपका अधिकार है, ठीक है। बट यहाँ पे हम गौर करते हैं मूवेबल, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स नेचर एंड शेप। नेचर एंड शेप क्यों बोल रहा हूं, जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एंटीना, जब कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एसी तो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हो, ये क्या हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी। से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंटीना का एग्जांपल दे रहा था, ये हो गया अटैच टू लैंड हो गया, तो आपको उसको चेंज कराने के लिए वो जो नीचे जो आपकी जो कंक्रीट बनाए हो उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां से उखड़ सकता है, वहां से उखाड़ के आप दूसरी जगह फिर इंस्टॉल करवाओगे, उसमें क्या होगा आपका उसका जो शेप है, फोर्सफुली शेप है वो चेंज हो जा रहा है। मूवेबल मतलब क्या होता है, तो इजीली विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड द नेचर, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, ये हो गया मूवेबल्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्या हो गया, अगेन पढ़ते हैं। गुड्स मीन्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, क्या बोल रहा है, अदर देन, अदर देन क्या, मनी एंड सिक्योरिटीज, यहां पे एंड है, एंड है, यहां पे क्या है, एंड है, क्या बोल रहा है, money and securities, goods means every kind of movable property other than money and securities। मनी एंड सिक्योरिटीज को क्यों बाहर रखा गया, मनी मतलब पता है ना, मनी मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर होता है, मनी मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर होता है, करेंसी होता है, या फिर मनी बोलो, मनी बोलो या फिर लीगल टेंडर बोलो या फिर क्या बोलो, करेंसी बोलो, मीनिंग सेम होता है, मीनिंग सेम होता है। लीगल करेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब लॉ में लीगल करेंसी लिखा गया, लीगल करेंसी का मतलब क्या होता है, वो जो 500 रुपीज नोट है वहां पे क्या लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे, आई प्रोमिस टू पे दिस मच अमाउंट टू बियरर, द होल्डर ऑफ दिस नोट, ये लीगल करेंसी है, लीगल करेंसी। ये हो गया मनी का मतलब, समझ गए, मनी एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, शेयर, क्या हो गया, शेयर, डिवेंस सॉरी शेयर्स, derivatives, stocks, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या हो गया, सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, सॉरी सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, शेयर्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, स्टॉक्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक्स, ये हो गया सिक्योरिटीज, जो आप एफए में पढ़े होंगे, आई एम श्योर, ये हो गया सिक्योरिटीज।
यहां पे एक वर्ड है, पहले एक बार मतलब स्टार्टिंग से आते हैं, स्टार्टिंग से। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यहां तक हम पढ़ लिए हैं। यहां पे बोल रहा है बट इंक्लूड्स, मैंने तो आपको अभी बताया, मैंने आपको अभी तो 2 मिनट पहले ही बताया, 2 मिनट पहले क्या बताया, डेफिनेशन दो तरह का होता है, डेफिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है मीन, एक होता है इंक्लूड्स, एक होता है मीन, एक होता है इंक्लूड्स। ये फिर बीच में बट इंक्लूड्स घुसाना क्या जरूरत है, बताना, बीच में बट इंक्लूड्स डालना, इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे कोई डेफिनेशन में बीच में बट इंक्लूड्स यहां पे होगा, आप उस समझ लेना दो मीनिंग निकलता है। आइदर आइदर वो जो पहले जो जिसका बात जिक्र किया है, जैसे पहले जिनका जिक्र किया है यहां पे इतना का बात किया है, इस यहां से इसके इसके पहले इतना बात किया है ना, इतना गुड्स मीन्स इन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, इतना बात किया है, उसका एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे आई नो संस्कृत लैंग्वेज, कम्मा माई नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, आई नो संस्कृत लैंग्वेज व्हिच इज माई नेटिव लैंग्वेज, व्हिच इज माई मदर टंग, आई नो हिंदी लैंग्वेज व्हिच इज माई मदर टंग, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हिच क्या कर रहा है, व्हिच उसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसको जो लैंग्वेज आता है उसका डिस्क्राइब कर रहा है, उसका मदर टंग है, उसका वो मदर टंग है, व्हिच डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे जहां पे भी बॉड इंक्लूड आता है, सॉरी, जहां पे भी बॉड इंक्लूड आता है, आइदर दो मीनिंग कैरी करेगा, आइदर वो एक्सप्लेनेशन देगा या फिर कोई नेगेटिव जो चीज एक्चुअली बैठता नहीं है उसको जबरदस्ती घुसाएगा, जबरदस्ती घुसाएगा, दो मीनिंग। बट इंक्लूड जहां आता है दो मीनिंग निकलता है, आइदर वो जो चीज पहले बता चुका है उसको एक्सप्लेनेशन कर देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, ये इसका मतलब ये हो गया, वो हो गया, एक्सप्लेन करेगा, और 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 क्या करेगा, नहीं तो कोई चीज जो एक्चुअल में है नहीं उसको जबरदस्ती घुसाएगा। सर कहना क्या चाहते हो, आगे बढ़िए, खुद से खुद समझ में आ जाएगा। ये वर्ड पे नोटिस करना, ये वर्ड पे नोटिस करना, 1 मिनट, ये वर्ड पे नोटिस करना, ठीक है। What includes actionable claim, what includes actionable claim, एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या है जो आगे हम पढ़ेंगे उसको समझेंगे, अभी बता दे रहा हूं, एक्शनेबल क्लेम मीन्स अनसिक्योर्ड डेट्स इंक्लूड्स, क्या क्या हो गया, हमारा हो गया बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, जितना भी फ्रॉड वगैरह चीज हो गया, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, ट्रेडिंग तो नहीं है, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो ये वगैरह, हॉर्स रेसेस, ये हो गया, ये क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है, जब आगे पढ़ाऊंगा जो वो वाड़ा आएगा उसको समझाऊंगा, एग्जैक्टली समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो वो क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम मतलब आप, दो वर्ड से है ना, सॉरी, दो वर्ड से है ना, एक्शन एबल, मतलब कोई चीज के ऊपर हक है, आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, क्या एक्शन, लीगल एक्शन, दो वर्ड से बनाए, एक्शन एबल, दो वर्ड से, एक्शन मतलब कोई भी एक्ट कर सकते हो, कोई भी या फिर मतलब स्टेप ले सकते हो, एबल मतलब यू कैन डू लीगल एक्शन, यू कैन डू लीगल एक्शन। जैसे मान लीजिए कोई किराए का दुकान की बात करते हैं, बगल में किराए का दुकान है, बगल में किराए का दुकान है, मैं जाता हूं रोज, क्या करता हूं, ऑफिस से आते समय मैं दूध की पैकेट एंड कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आता हूँ, दूध की पैकेट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कुरकुरे हो गया, जो भी मेरे को चाहिए मैं लेके आता हूँ, बट किराया मतलब बकाए पे लेके आता हूँ, उधार पे, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को सैलरी मिलेगा तो मैं दे दूंगा, मेरे को सैलरी मिलेगा तो मैं दे दूंगा, क्या बोला था अभी, एक्शनेबल मतलब क्या होता है,
अनसिक्योर्ड। एक्शनेबल क्लेम तभी बनेगा जो आपकी डेट है वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए। मैं क्या बोला कि मेरा सैलरी मिलेगा तो मैं दे दूंगा, वो मेरे से कोई मतलब गिरवी नहीं रखा कुछ कि आपके मोबाइल दे दीजिए या फिर आपकी कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखिए तभी जाके उधार दूंगा, ऐसा नहीं बोला मेरे को कि ले लीजिए, वो बिलीफ है दिया ले लीजिए बट सैलरी मिलने से दे देना। बट उसी टाइम वो उसका एक्शनेबल क्लेम बन गया, सेलर का एक्शनेबल क्लेम, वो मेरे को ऊपर एक्शन ले सकता है। तो अनसिक्योर्ड हो गया क्योंकि मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लिया है, अनसिक्योर्ड हो गया। अलॉन्ग विद दैट वो क्या हो गया, वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया। क्या होता है, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसेस, कैसीनो इज द एग्जाम्पल्स ऑफ बेटिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, एक्शनेबल क्लेम। एक बात बताना, एक सोचना, मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, सोचना एक बार। यहां पे क्या लिखा था, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना, इसको छोड़ना मत, मूवेबल प्रॉपर्टी। एक बात बताइए, ये जो एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया, बेटिंग हो गया, गैमलिंग हो गया, कैसीनो हो गया, हॉर्स रेसेस हो गया, ये मूवेबल कहां होता है? मूवेबल किस चीज का होता है? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम मूवेबल कर सकते हैं, यहां से उठा के वहां रख सकते हैं। वो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसको कैसे मूवेबल बोल रहे हो आप? आप तो अभी बोले वो मूवेबल चीज होना चाहिए, मैंने क्या बोला अभी जस्ट क्या बताया था, जहां पे बट इंक्लूड किया जाता है बीच में, उसका मतलब यही निकलता है कि वो कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, आइदर एक्सप्लेनेशन देना चाहता है या फिर कोई जो नेगेटिव चीज है, मतलब जो नॉर्मल टेंडेंसी में या फिर जनरल प्रूडेंस में वो होना नहीं चाहिए, उसको जबरदस्ती घुसा रहा है, जबरदस्ती इंक्लूड्स कर रहा है, बट इंक्लूड्स तो एक्चुअली है नहीं, बट इसको मानो, मीन से बोला, मीन से डेफिनेशन शुरू है ना, इसको मानो, ये तो है ही नहीं, इसको मानो, मैं बता रहा हूं, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। आप सोच के बताइए ना, एक्शनेबल क्लेम कहां से मूवेबल होता है? लॉटरी क्या मूवेबल होता है? बेटिंग क्या होता है? वो देख मतलब एक वन काइंड ऑफ सर्विस हो गया, यू कैन से, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको भी घुसा रहे हैं बीच में। क्या, एवरी काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स। एक चीज नोटिस करना, यहां पे लिखा है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या होता है, सिर्फ क्रॉप्स लिखा होता तो अनाज आता, अनाज, गहम हो गया या फिर पेड़ी हो गया, कोई भी अनाज हो गया वो आता है क्रॉप्स, सिर्फ क्रॉप्स लिखा होता तो क्रॉप्स तो होता है मूवेबल्स, क्रॉप तो होता है। जैसे मेरे पास पेड़ी है, जैसे मेरे पास पेड़ी है, फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरे पास है, मान लीजिए ये अनाज है, ये पेड़ी है, धान है, इससे तो मैं यहां से उठा के यहां रख सकता हूं ना, यहां से उठा के यहां रख सकता हूं ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मूवेबल हो गया। कोई भी क्रॉप्स ले लीजिए तो मूवेबल होता है। किसान क्या करता है, वहां से उगाता है, वहां से फिर कल्टीवेट करके वहां से निकाल के फिर मंडी पे जाके बेचता है, वो किसको बोलते हैं, क्रॉप्स को बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोइंग क्रॉप्स। वर्ड नोटिस करना, एक वर्ड नोटिस करना, मैं जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ग्रोइंग, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब क्या होता है, कौन सी चीज ग्रोइंग होता है, कब ग्रोइंग होता है? जैसे जमीन से जुड़ा होता है, जैसे जैसे वो कुछ जो पौधे होते हैं उनको रोपण कर लिया, उनको बोए लिया, एक बार बोए लिया उसके बाद क्या होगा, रोपण कर लिया, क्या होगा, वो ग्रोइंग होगा, ग्रोइंग होगा, ग्रोइंग होगा। एक बार वो ग्रोइंग हो गया, वो तो मूवेबल, इमूवेबल बन गया ना। जैसे पेड़ है, पेड़ तो ग्रोइंग करता है ना, पेड़ को क्या बोलते हैं, आपको पता है पेड़ है इमूवेबल, पेड़ है इमूवेबल, बट क्रॉप्स के मतलब सिनेरियो में क्या बोला, ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स के सिनेरियो में क्या बोला, ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप्स बढ़ रहा है, उग रहा है, मतलब वो जमीन से अटैच है। जमीन से एक चीज अटैच हो गया
जमीन से एक चीज अटैच हो गया, ये तो हमारा हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, इमूवेबल हो गया। अभी क्या बोला था, बट इंक्लूड्स है, जो चीज नहीं है उसको जबरदस्ती घुसाएगा, जो चीज एक्चुअली में नहीं है, जनरली प्रूडेंस में, जनरली टेंडेंस में नहीं है, उसको वो एक्चुअली फुराएगा, एक्चुअली घुसाएगा। तो उसको क्या कर रहा है ना, ग्रोइंग क्रॉप्स को भी डाल दिया जो एक्चुअली है ही नहीं। एक बार वो टर्मिनेट हो गया तब वो बन जाएगा, एक बार वो कल्टीवेशन हो गया उसका तो वो मूवेबल बन जाएगा। पर जब तक वो ग्रोइंग में है तब तक तो ये है ना। एंड ग्रास, ग्रास, ग्रास जो जमीन से, ग्रास भी जमीन से जुड़ा होता है, ग्रास भी जमीन से जुड़ा होता है ना, ये भी इमूवेबल है, उसको भी जबरदस्ती इंक्लूड किया गया ग्रास को भी। एंड थिंग्स अटैच टू और थिंग्स अटैच टू, जो थिंग्स अटैच्ड है जमीन से, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, क्या चीज करना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। उसका एग्जांपल सुनोगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जैसे हो गया गोल्ड। गोल्ड कहां निकलता है, जमीन से निकलता है ना। गोल्ड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ लैंड है, एक फॉर्म ऑफ लैंड है, वो जमीन से नीचे ही, कोल्स, स्टील्स, ब्रोंज वगैरह कहां निकलता है, जमीन से निकलता है ना। गोल्ड हो गया, स्टील्स हो गया, कोल्स हो गया, जो कोयला होता है, कहां निकलता है, जमीन से। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ लैंड। वो एक एक जमीन का एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म है, ये हो गया फॉर्म ऑफ लैंड्स। समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। फॉर्म ऑफ व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका बोल रहा है, ये इसका बात कर रहा है, यहाँ पे कमा है ना, यहाँ से बात कर रहा है। एक बार कमा बोल दिया, ये हो गया ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सप्लाई करने से पहले, बिफोर सप्लाई, सप्लाई करने से पहले आप उसको सीवर्ड मतलब क्या है, उसको काटोगे, काटोगे, अलग करोगे। समझ लिए, आई होप गुड्स का डेफिनेशन समझ लिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्विस के डेफिनेशन में जंप करेंगे। गुड्स मींस, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज ध्यान रखना, जो भी चीज गुड्स बनने के लिए एलिजिबल है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। जो नहीं था उसको जबरदस्त गुजार रहे हैं, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड बिफोर सप्लाई अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो गुड्स में ये चीज ध्यान रखना, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। दो चीज को छोड़ देना, किसको छोड़ना, मनी एंड सिक्योरिटीज को। मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ने का लॉजिक, मतलब मनी का छोड़ने का लॉजिक तो बनता है, जैसे वो मूवेबल है, आप मेरे पास 500 रुपया है, वहां ये हाथ से जाके तो कोई मेरे पापा को दे दिया, ओके सप्लाई मान लोगे। इस गुड्स के बेसिस पे हम सप्लाई, मतलब जो सेल्स परचेज हम बोल रहे थे उसको हम आगे जाके बोलेंगे सप्लाई, सेल्स को सप्लाई बोलेंगे, जो टेक्निकल टर्म है। तो उसको इंक्लूड करना सही नहीं है, ये लीगल टेंडर है, तो इसलिए उसको जानबूझ के ही बाहर रखा गया है, ताकि जो लीगल टेंडर है, मतलब करेंसी है या फिर मनी है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ जाएगा तो, या फिर मूवमेंट होगा तो उसको सप्लाई नहीं मानोगे, इसलिए इसको बाहर रखा गया है, मनी एंड सिक्योरिटीज को। ठीक है, ये हम समझ लिए क्या, गुड्स समझ लिए। उसके बाद समझिए सर्विस, सर्विसेज कहां पे डिफाइन है, कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 102। जैसे बोला मैंने, क्लॉज पढ़ना है, सेक्शन 2 में जो भी पढ़ना है क्लॉज पढ़ना है, सेक्शन 2 क्लॉज 102। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेट्स मूव। सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग। सर्विस मतलब क्या हो गया, सर्विस मींस एनीथिंग, समथिंग नहीं बोला, एनीथिंग, एनीथिंग, जो कोई भी, अदर देन गुड्स, गुड्स से छोड़ के बाकी जो बच गया, गुड्स के अलावा जो बच गया वो सर्विस है, गुड्स के अलावा जो बच गया वो सर्विस है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू।
गुड्स के अलावा जो भी बच गया वो क्या हो गया, हमारा सर्विस है। वो क्या हो गया, हमारा सर्विस। क्या बोल रहे हैं, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। कैसे 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 लॉ फ्रेम हो रहा है, एक बार समझने के लिए कोशिश करिए। यहां पे गुड्स में क्या बोला, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो यहां पे गुड्स को बाहर रखा, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स के डेफिनेशन में बाहर रखा। मतलब ये इसे ये हो गया गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज यहां पे हो गए। इन केस यहां पे लिखा क्या, यहां पे क्या लिखा, मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। यहां पे क्या लिखा, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो यहां पे वो इंक्लूड नहीं है, ऊपर जो है यहां पे इंक्लूड नहीं है। तो यहां पे क्या बोल रहे हो, एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये तो गुड्स नहीं है। तो फिर इसको मतलब नोइंगली एक्सक्लूड नहीं करोगे सर्विस में, ये सर्विस में आ जाएगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिनट। गुड्स के डेफिनेशन में क्या बोला, गुड्स के डेफिनेशन में क्या बोला, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स से ये जो दो है ये दो बाहर है, ये गुड्स के अंदर नहीं है। पर सर्विस में क्या बोला, क्या बोला, सर्विस अदर देन गुड्स। क्या बोला, सर्विस अदर देन गुड्स। तो यहां पे मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं लिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। जो गुड्स में, जैसे एनीथिंग अदर देन, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो गुड्स तो मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, तो क्या वो सर्विस बन जाएंगे? तो भी लॉजिक क्या बना, तो वहां पे वो डेफिनेशन में एक्सक्लूड करने का लॉजिक क्या बना? मनी तो एक्चुअली में देखने जाओगे तो मूवेबल्स है, वो गुड्स में आना चाहिए, गुड्स में आना चाहिए। तो गुड्स में वहां पे एक्सक्लूड करके यहाँ पे फिर एक्सक्लूड नहीं करोगे तो यहाँ पे जो लिखे हो सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो यहाँ पे आ जाता। इसलिए वो नोइंगली सर मनी एंड सिक्योरिटीज को रिपीट किए, ताकि वहां से भी बाहर हो जाए, सर्विस से भी बाहर हो जाए, मतलब ऑल टुगेदर बाहर हो जाए। ताकि वहां पे रखा, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे नहीं रखता। आप समझ पा रहे होंगे, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। यहाँ पे नहीं रखते, मतलब यहाँ पे गुड्स का मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। यहाँ पे मतलब गुड्स के डेफिनेशन में ये दो चीज बाहर है। तो सर्विस का मतलब क्या हो गया, अदर देन बोल दिया, जो मतलब गुड्स नहीं है वो सर्विस है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मनी एंड सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है ना, क्या वो भी सर्विस है? गवर्नमेंट का तो इंटेंशन है उसको बाहर रखना। वहां ऊपर बोला कि जो मतलब सर्विस का डेफिनेशन ये बोल रहे हैं जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मनी एंड सिक्योरिटी तो सर गुड्स नहीं है, क्या वो भी सर्विस है क्या? कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, तो ये भी मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस बन जाता। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विस बन जाता। इसीलिए नोइंगली इसको रिपीट किया, ताकि वहां से भी बाहर हो जाए, यहां से भी बाहर हो जाए। ठीक है, other than goods but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form of currency to denomination to another form of currency denomination for which separate consideration is charged, for which separate consideration is charged। मतलब क्या हो गया, हम मनी को बाहर रखे, हम क्या किए, हम मनी को, एक मिनट, हम क्या किए, मनी को बाहर रखें। बट इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आपको फॉरेन जाना है, जैसे इन नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग टू गो फॉर ए फॉरेन ट्रिप मेरे को जाना है। तो मेरे को तो जैसे यूएस जाना है, वहां पे तो डॉलर चलता है, वहां पे तो आईएनआर चलता नहीं है। आईएनआर मतलब हो गया इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज तो चलता नहीं है वहां पे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एयरपोर्ट में एक्सचेंज में जाके मेरे को रुपीज देके डॉलर लेना पड़ेगा, रुपीज देके डॉलर लेना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो मेरे को सामान खरीदना, यहाँ पे सर्विस जो मैं लेने वाला हूं वहां, वो मैं एक्सचेंज कैसे करूं, वहां पे लीगल टेंडर क्या है, करेंसी क्या है, यूएस डॉलर में पे कर सकूं। जब आप एक्सचेंज काउंटर पे जाओगे
फॉरेन एक्सचेंज काउंटर पे जाओगे, जो मतलब काउंटर पे जाओगे, उस वहां पे आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, एडिशनल चार्ज देना पड़ता है फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज सर्विस दे रहे हैं ना वो तो मतलब मुफ्त में तो सेवा नहीं कर रहे, तो आपको तो कुछ चार्ज करेंगे ही, आप पे तो कुछ चार्ज करेंगे ही, तो मुफ्त में तो सेवा नहीं दे रहे, वो तो वहां पे तो जन सेवा केंद्र खोला नहीं है एयरपोर्ट में, तो आपको वहां पे कुछ चार्ज लगाएंगे, आप वहां पे कुछ आपको चार्ज लगाएंगे, वो जो चार्ज ऊपर जीएसटी लगेगा वो बन जाएगा सर्विस। क्या बोल रहा है, बट इंक्लूड्स, ऊपर भी पढ़े थे बट इंक्लूड्स, यहां भी पढ़ रहे हैं बट इंक्लूड्स, दोनों डेफिनेशन आ गया। यहां पे वो नेगेटिव की चीज में मतलब नेगेटिव चीज के बारे में बोल रहा था, जो एक्चुअली में है ही नहीं, जो एक्चुअल में है ही नहीं उसको जबरदस्ती घुसा रहा था। बट यहां पे क्या हो रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है, बट इंक्लूड्स यहां पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मैंने तो बताया था दो सिचुएशन बनता है, दो सिनेरियो बनता है, आइदर जहां पे भी बट इंक्लूड्स होगा, आइदर वो एक्सप्लेनेशन देगा, आइदर और वो क्या करेगा ना, उसको कुछ एक्सेप्शन जो मतलब हट के चीज वो ऐड करेगा, गुड्स में हट के चीज ऐड किया, बट सर्विस के डेफिनेशन में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फ्रॉम करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन। करेंसी का तो एग्जाम्पल समझ लिए, मनी नहीं है बट मनी के रिलेटेड जो सर्विस दिया जा रहा है वो सर्विस है। किसी को आप मनी दे रहे हो वो सर्विस नहीं है, बट आप किसी को आईएनआर लेके यूएस डॉलर दे रहे हो, आईएनआर लेके यूएस डॉलर दे रहे हो, तो अब वो सर्विस माना जाएगा, तो अब वो सर्विस माना जाएगा। वहां पे कुछ जो एडिशनल चार्जेस होगा उस पोर्शन के ऊपर वो पोर्शन के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये हो गया फॉर्म ऑफ करेंसी। डिनोमिनेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन क्या होता है, जैसे अभी भी आप गांव में जाना, हर गांव में एटीएम नहीं है, मैं ये चीज देखा हूं, हर गांव में एटीएम नहीं है। किसी को मान लीजिए पैसा उठाना है, गवर्नमेंट के स्कीम से कुछ पैसा आ गया, 5,000 आ गया, जैसे उड़ीसा में अभी चल रहा है सुभद्रा योजना, जो 5,000 मिल जाता है लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लोग क्या होते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, 5,000 आ गया, भागते हैं जो जनसभा केंद्र के पास, जो जनसभा केंद्र होता है वहां पे भागते हैं, क्या करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उनके अकाउंट पे विड्रॉ करने के लिए भागते हैं। तो वो जो पर्सन है ना, जो मतलब विड्रॉ करके दे रहा है, जो बंदा बैठा है वहां पे, वो कुछ 50 रुपीज चार्ज करता है। मान लीजिए अभी तो मैं भी दिया हूँ बहुत बार, 1,000 रुपये लगभग 10 रुपया लेते हैं वो। तो मान लीजिए 5,000 उठाओगे, 5,000 विड्रॉ करोगे फिंगरप्रिंट लगा के, वो 50 रुपया रख लेंगे, मतलब 4,950 रुपीज आपको देंगे, 50 रुपया अपने पास रख लेंगे। ये क्या हो गया, डिनोमिनेशन। जैसे आप, ये तो हो गया मतलब फर्म करेंसी का, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन ले रहे हो। फर्म करेंसी मतलब एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 के एक नोट है, 500 के एक नोट है, बट क्या है ना, आपको उससे 10 की नोट 50 चाहिए, ये भी 500 का नोट है, इसका जितना वैल्यू है, 10 वाला नोट 50, उसका भी उतना वैल्यू है, उसका भी उतना वैल्यू है। तो ये जो चीज करने के लिए इन केस कोई 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया एडिशनल चार्ज कर रहा है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। ये क्या हो गया, चेंज इन डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन यहाँ 500 रुपया था डिनोमिनेशन, उसको कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 50 इंटू 10 पे, मतलब 10 रुपए का नोट लेगा 50, 50 इन क्वांटिटी 10 वाला नोट क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये क्या हो गया, चेंज इन डिनोमिनेशन। तो दोनों का मीनिंग समझ गए। गुड्स एक बार रिपीट कर देता हूं। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops and grass, and the attached or farming part of the land which is going to be severed before undertake the supply करने से पहले उसको काटना पड़ेगा।
ये हो गया गुड्स का डेफिनेशन। सर्विस का डेफिनेशन क्या हो गया? सर्विस मींस अदर देन गुड्स, जो गुड्स के अलावा है, ये हो गया सर्विस का डेफिनेशन। वहां पे भी एक्सक्लूड किया गया है क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, ना गुड्स हो रहा है ना सर्विस हो रहा है, हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं, आइदर गुड्स होना चाहिए आइदर सर्विस होना चाहिए, दोनों में फल नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, बट इंक्लूड्स क्या बोला? बट इंक्लूड्स में क्या बोला? कुछ एडिशनल चीज कर रहे हो या डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हो या फिर फॉरेन मतलब आईएनआर दे के यूएस डॉलर ले रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्म ऑफ करेंसी चेंज हो रहा है, तो वहां पे कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह लेंगे तो वो सर्विस माना जाएगा। मनी सर्विस नहीं है, बट मनी के रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रहा है उसके लिए एडिशनल चार्जेस किया जा रहा है, वो सर्विस माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये पढ़ लिए हम क्या? गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन। तो इसके साथ हमारा क्या कंप्लीट होता है? हम जो ये जो पढ़े थे, ये जो 3 वर्ड पढ़े थे हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीनों वर्ड का मतलब हम समझ लिए हैं। गॉट माय पॉइंट और नॉट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद पढ़ लेते हैं, ठीक है, जीएसटी तो पढ़ लिया। जीएसटी कब आया था? जीएसटी हम क्या पढ़ेंगे जी? एक चीज बताना, हम तो ये पढ़ लिए, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम, पहले तो बहुत सारे टैक्सेस थे। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इफेक्टिव हुआ था। इससे पहले क्या कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था? लगता था, लगता था। क्या सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था? लगता था, लगता था। फिर जीएसटी लाने का दरकार क्या पड़ा, जरूरत क्या पड़ा, जीएसटी लाना पड़ा हमको? कुछ तो कमी रही होगी ना, तभी जीएसटी लेके आए हम। कोई भी चीज रिप्लेस करने का मतलब ये होता है वो पुराना वाला सही से काम नहीं कर रहा है, पुराना वाला का जो ऑब्जेक्टिव था वो मतलब हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम नया लेके आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए हम नया लेके आ रहे हैं। तो क्या कमी था, क्या सट कमिंग्स था ताकि हम जीएसटी लाना पड़ा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एंड आपको एक प्रैक्टिकल केस के साथ समझा दूंगा क्या क्या कमी था। एंड उस इसके साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ये लगभग आधा घंटा जाएगा, बस आधा घंटा और मेरे को झेल लीजिए, ठीक है? मजा आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा होगा। कंसेप्ट समझने में मजा आता है, एक मतलब बारीकी से पढ़ोगे तो लॉ पढ़ने में मजा ही आता है, मजा ही आता है। एंड ये तो मतलब अभी तो थ्योरी में है, जो प्रैक्टिकल में जाए में जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मजा आएगा, और मजा आएगा। मतलब एक चीज को कनेक्ट करके तोड़ मरोड़ मरोड़ के, जैसे सेक्शन 1 कनेक्ट होगा, सेक्शन 5 कनेक्ट होगा सेक्शन 80 से, ऐसे इंटरकनेक्शन होगा। कनेक्शन करके जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बातें हो गया बहुत। कम टू द पेविलियन। क्या पढ़ेंगे हम? शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्री जीएसटी इन इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी था, वहां पे कुछ तो शॉर्ट कमिंग्स हुआ होगा ताकि जीएसटी लेके आए, ताकि जीएसटी लेके आए। कोई चीज का कमी नहीं होता तो कोई चीज लाते नहीं है। ये मोबाइल मेरा खराब हो गया, मेरे को नया मोबाइल लेना है, ये खराब हो गया इसलिए मेरे को नया मोबाइल लेना है। ये सही होता तो मैं नया मोबाइल नहीं लेता। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है। पहला बहुत क्रिटिकल जो था, कैस्केडिंग इफेक्ट। व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट? उसके बगल में क्या है? डबल टैक्सेशन। दो चीज है, इसमें दो में डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन है, बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको सेम ही बता देते हैं। डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट सेम ही बता देते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बीच में भी।
कैस्केडिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल लिए लेंगे, एग्जाम्पल शायद दिया होगा, ठीक है दिया हूं मैं, दिया हूं, बट इससे पहले एक लिख के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ये बुक्स वाला एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। एक बार खुद देख लेते हैं, उसके बाद क्या समझने वाला है हम, कैस्केडिंग इफेक्ट। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, चार पार्टी हो गए। एक फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में चार पार्टी हो गए। मैन्युफैक्चर ने क्या किया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट बनाया। होलसेलर क्या किया, फिर वो चार्ज का इशू आ गया, एक मिनट चार्ज का इशू हो रहा है, चलो ठीक हो गया। चार पार्टी है, फ्लो ट्रांजैक्शन समझना, चार पार्टी है, एक हो गया मैन्युफैक्चरर, एक हो गया होलसेलर, एक हो गया रिटेलर, एक हो गया कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर क्या करता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट बनाता है। होलसेलर क्या करता है, वो प्रोडक्ट बना के होलसेलर सेलर को बेचता है, वो डायरेक्ट जाके डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचता है, वो होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर क्या करता है, उसके नीचे जो छोटे 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 रिटेलर है उनको माल सप्लाई करता है। एक्चुअली जो छोटे छोटे रिटेलर हो गए वो इंडिविजुअली जो हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। जैसे जैसे कोई मान लीजिए कोई लेज कुरकुरे बना रहे हैं, लेज कुरकुरे हम खा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कोई अलग है, कोई एक मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, बना रहा होगा, वो होलसेलर में बल्क में किसी को दे रहा होगा। वो होलसेलर वहां से परचेस करके रिटेलर को थोड़ा सा मार्जिन रख के 5% 10% मार्जिन ऐड करके रिटेलर को चिपका देता है, फिर रिटेलर थोड़ा मार्जिन ऐड करके कस्टमर को चिपका देता है। हर स्टेज में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हर स्टेज में मार्जिन ऐड हो रहा है। ये सर नो, क्या हो रहा है, हर स्टेज में मार्जिन ऐड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या डेफिशिएंसी था, हम क्या बोल रहे हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट पहले एक, इससे पहले एक बात समझ लीजिए, पहले बहुत सारा टैक्सेस था, बहुत सारा टैक्सेस था। जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इस आपके ऊपर क्या लगेगा पता है, एक्साइज ड्यूटी, जो भी यहां पे भी लिखा है, आप एक बार देखोगे तो यहां पे भी लिखा है फ्रीक्वेंट एनुअल लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट। बहुत सारा टैक्सेस था, अलग अलग रेट था, बहुत सारा टैक्सेस था, उसमें क्या था, अलग अलग रेट था। जैसे मैन्युफैक्चर के ऊपर, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके ऊपर लगेगा क्या, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। जो होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर से परचेस करके रिटेलर को बेच रहा है, उसके ऊपर वो इंटर स्टेट कर रहा है तो वैट लगेगा, विद इन द स्टेट कर रहा है तो वैट लगेगा, और इंटर स्टेट कर रहा है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेच रहा है, तो वहां पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। रिटेलर जब भी सेल करता था उसके ऊपर भी भाट लगता था, उसके ऊपर भी वैट लगता था। कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर से लिख दीजिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, चार पार्टी हो गए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा है मैन्युफैक्चर, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो बनाने में कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप तो कॉस्टिंग पढ़े होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बनाने में जो इतना खर्चा लग रहा है 100, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, खर्चा हो रहा है, सॉरी 100 रुपया लग रहा है,
एक बार में क्या बोला, एक्साइज ड्यूटी लगता है प्रोडक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक बार वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज वाले आके उनका टैक्स रेट चिपका देंगे। कितना होगा? मान लीजिए 10%, मान लीजिए क्या है 10% एक्साइज, क्या हो गया 10 रुपया हो गया टैक्स, 110 हो गया, 110 हो गया। ये तो हो गया मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर तो फिर सेल करेगा ना, सेल करेगा तभी ना जाके वो होलसेलर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचेगा, सेल करेगा। मान लीजिए ये इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट, विद इन द सेम लोकेशन है, जैसे मैन्युफैक्चर का लोकेशन जहां पे है बगल में ही वो होलसेलर का लोकेशन भी है, दैट मीन विद इन द सेम स्टेट। मान लीजिए अभी के लिए वहां पे, मान लीजिए यहां पे भी 10%, यहां पे भी 10%, क्या भेट का रेट, वैल्यू एडेड टैक्स 10%, क्या हो गया 11 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना हो गया 121, टोटल सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल सेल प्राइस। इसमें क्या क्या कंप्राइजेस है कि 100 रुपया हो गया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10 रुपया हो गया उसका एक्साइज ड्यूटी, ये हो गया टोटल कितना 110। इसके ऊपर क्या लगाएगा ना, भेट, सेल। जब सेल्स करते हो तब इंट्रा होगा तो भेट लगता था, एंड इंटर स्टेट होगा तो मतलब विद इन द स्टेट होगा तो, सॉरी इन डिफरेंट स्टेट होगा तो इंटर मतलब सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। टोटल कॉस्ट कितना हो गया 121, तो टोटल टोटल सेल्स प्राइस, टोटल सेल्स प्राइस क्या हो गया 121। तो इसका इसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट क्या बनेगा 121, कॉस्ट क्या बनेगा 121 रुपीज, 121 रुपीज। ये इसके ऊपर भी कुछ मार्जिन ऐड करेगा, सपोज मान लीजिए 9 रुपया ऐड कर लिया, मार्जिन ऐड कर लिया 9 रुपया, ये हो गया कितना 130 रुपया, 130 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। ये जब सेल करेगा, ये जब सेल करेगा कितना लगेगा टैक्स, कितना लगेगा, मान लीजिए सेम स्टेट में विद इन द स्टेट हो रहा है 10%, 13 रुपया लग जाएगा, 13 रुपया क्या हो जाएगा टैक्स लग जाएगा, क्या हो गया भेट। इसका कॉस्ट मतलब से टोटल सेल्स प्राइस क्या हो गया, टोटल सेल्स प्राइस 143 हो गया, क्या हो गया 143 हो गया। इसको 143 पड़ेगा, इसको 143 पड़ेगा, इसको क्या पड़ेगा 143 पड़ेगा, क्या पड़ेगा कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, क्या हो गया परचेज प्राइस। इस पे यहाँ पे तो ये भी कुछ मार्जिन ऐड करेगा ना, ये भी उसका धंधा कर रहा है, मार्जिन नहीं ऐड करेगा तो धंधा करेगा कैसे, कुछ तो मार्जिन ऐड करेगा। मान लीजिए मार्जिन घटते घटते 7 रुपया बच रहा है, मैक्सिमम 7 रुपया ऐड कर सकता है, नहीं तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, इसलिए वो 7 रुपया ऐड कर रहा है। टोटल सेल सॉरी टोटल क्या हो गया 150, 150 हो गया। इसके ऊपर क्या लगेगा विद इन द स्टेट, मान लीजिए अभी अभी के लिए मान लीजिए विद इन द स्टेट जो भी सेल्स हो रहा है विद इन द स्टेट, क्या लगेगा वैल्यू एडेड टैक्स, मान लीजिए क्या 10%, 15, जो फाइनल कंज्यूमर को पड़ेगा कितना, पकड़ से कितना देना पड़ेगा 165। कितना में मैन्युफैक्चर हुआ था 100 पे मैन्युफैक्चर हुआ था, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 165 रुपीज हो गया। इसका रीजन क्या है पता है, दो चीज है, दो चीज है, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन। अभी हम समझ रहे हैं क्या कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पे वो 10 रुपया ऐड किया, ये 10 रुपया, यहां पे ये क्या 11 रुपया, टोटल हो गया क्या 10 प्लस
10 प्लस 11, टोटल हो गया 21 रुपीज। टोटल क्या हो गया 21 रुपीज, जो सिर्फ क्या है, जो सिर्फ क्या है, टैक्स पोर्शन है, टैक्स पोर्शन है। ये जो टैक्स पोर्शन पे ये जो 121 रुपीज ये ऐड किया है, जो होलसेलर 121 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है, 121 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है, इसमें 21 रुपीज क्या है, वो ये 21 को हम बाइफरकेट करेंगे तो 100 रुपीज हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 21 हो गया मार्जिन। किसका मार्जिन, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन। किसका मार्जिन, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन। आई होप यू कैन कनेक्ट द डॉट। मैन्युफैक्चरर का मार्जिन हो गया। टोटल प्राइस कितना हो गया 121, इसके ऊपर वो अपना मार्जिन ऐड किया, ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर का मार्जिन 21 रुपीज। 21 रुपीज मैन्युफैक्चरर का मार्जिन हो गया, मैन्युफैक्चरर का अपना मार्जिन भी कुछ तो ऐड करेगा ना, उसको भी धंधा करना है ना, वो भी कुछ ना ऐड करे, कुछ तो कुछ ऐड करेगा। वो 9 रुपीज ऐड कर दिया। कितना ऐड किया 9 रुपीज ऐड कर दिया। तो बिफोर टैक्स कितना हो गया उसका प्राइस, सेल प्राइस बिफोर टैक्स 130 हो गया। क्या हो गया 130 हो गया। जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा है, 9 रुपए का मार्जिन हो गया होलसेलर का एंड 21 रुपीज हो गया मैन्युफैक्चरर का, इसके ऊपर भी जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स लग जाएगा। एक्चुअली जीएसटी कितना बन रहा था, ये 9 रुपया है ना, ये 9 रुपया है, ये इतना ही तो वैल्यू ऐड हो रहा है, इतना ही तो वैल्यू ऐड कर रहा है होलसेलर, तो इतने भी जीएसटी लो ना। पहले तो इसके ऊपर जीएसटी ले चुके हो, वो जो 121 है इसके ऊपर तो पहले जीएसटी ले चुके हो, सॉरी जीएसटी नहीं, मेनू सॉरी एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स, इसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर चुके हो। फिर दोबारा कलेक्ट करने का मतलब क्या बनता है, फिर दोबारा कलेक्ट करने का मतलब क्या बनता है। आप लीजिए ना, मैं जितना वैल्यू एड कर रहा हूं, वैल्यू एड कितना कर रहा हूं, वैल्यू एड कितना कर रहा हूं 9 रुपया कर रहा हूं। 9 रुपया के ऊपर आप जीएसटी लीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, ये 9 रुपया के ऊपर आप जीएसटी लीजिए ना, कौन मना कर रहा है। बट आप किसके ऊपर ले रहे हो, पूरे के ऊपर, एग्रीगेट के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो। क्या हो गया, जैसे ये 13 रुपीज को हम बाइफरकेट करेंगे तो, ये 13 रुपीज को हम बाइफरकेट करेंगे तो 100 रुपए हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 21 रुपीज हो गया उसका होलसेलर सॉरी मैन्युफैक्चरर का मार्जिन, 9 रुपया हो गया किसका मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन। इसके ऊपर क्या लग रहा है 13 रुपीज लग रहा है, 13 रुपीज 10% लगाएंगे तो ये 10 रुपया, ये 21 पे लगाएंगे तो ये हो गया 2.1 रुपीज, 9 रुपया के ऊपर 10% क्या हो गया 0.90 पैसे। टोटल दिखोगे तो 13 रुपया बन रहा है, 10 12 12.1.90 मतलब 13। ये जो 13 है ना, ये बाइफरकेट है, इसका इसका बाइफरकेट है, इसका बाइफरकेट है। इसका बाइफरकेट है, ये चीज पे ध्यान दीजिए। यहां पे क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, जो हमारा 100 है वहां उस पर पहले टैक्स दे चुके हैं हम, होलसेलर सॉरी मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी दे चुका है, उसका जो टैक्स पोर्शन है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ले रहा है टैक्स। ये पहले चलता था, ये पहले चलता था, इसके ऊपर भी टैक्स ले रहा है। वैसे 10 रुपीज 2.1 एंड 0.90 मिला के 13 रुपया हो रहा है, 13 रुपीज हो रहा है जो ये टैक्स ऐड किया है, जो ये टैक्स ऐड किया है। वैसे ही ये टैक्स ऐड कर दिया, वैल्यू एडेड टैक्स 143 हो गया इसका कॉस्ट, ये हो गया 143, क्या हो गया 143 उसका कॉस्ट हो गया। इसका परचेस प्राइस, जैसे इसका सेल्स प्राइस होगा तो 143, इसका परचेस प्राइस हो जाएगा 143, इसके ऊपर ये मार्जिन ऐड किया 7 रुपया, कितना हो गया 150 रुपया हो गया, 150 रुपया, इसके ऊपर 10% चार्ज करेगा तो
₹15, 10 करेगा तो ₹15। क्या हो रहा है, ₹15 फ्री टैक्स दे रहा है। टोटल कितना हो गया, 165 हो गया। टोटल क्या हो गया, ये 165। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैस्केडिंग हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ₹21 ऐड किया था, ₹21 के ऊपर ये टैक्स दिए। ये जो 21 के रुपये ऊपर, ये 21 के ऊपर, ये 21 के ऊपर ये टैक्स दे रहा है। 21 के ऊपर क्या, 2.1 दे रहा है। पहले मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। डबल टैक्सेशन अलग होता है। डबल टैक्सेशन मतलब एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगे, यहाँ पे डबल टैक्सेशन भी हो रहा है। जैसे 100 के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, 100 के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, एक्साइज ड्यूटी लग चुका है, और वैल्यू एडेड टैक्स लग चुका है। उसके फिर जब जा रहे हैं 121 कर रहे हैं परचेज प्राइस वेल चल रहे केस में, इसके ऊपर भी वैल्यू एडेड टैक्स लगा रहे हैं। ये हो गया डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मतलब एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लग रहा है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगना उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना कैस्केडिंग इफेक्ट, एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगना डबल टैक्सेशन बोला जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे गवर्नमेंट कितना ज्यादा ले रहा है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेता जा रहा है। ये 121 में सेल्स किया, इसका परचेज प्राइस बना, इसका परचेज प्राइस बना, ये ₹9 मार्जिन एड किया, 130 बना, 130 के ऊपर भी 10% चार्ज कर दे रहा है। मतलब ये जो 100 है, इनडायरेक्ट ये 100 के ऊपर दोबारा भी टैक्स पे कर रहा है। ये 100 के ऊपर दोबारा टैक्स ले रहा है। ये जो वहां पे जो 15 है ना, वहां पे जो 15 है, इसमें इंक्लूड है 100 के ऊपर 10% इंक्लूड, मतलब ₹10 इसका है, ₹10 इसका है। ये क्वेश्चन देकर आपको क्या समझ में आ रहा है, दो चीज हो रहा है, डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। ये चीज ओल्ड रिजिम में था, ये चीज ओल्ड रिजिम में, ओल्ड जो टैक्सेस हमारा सिस्टम था इसमें था, इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन सिस्टम था, बहुत तरह का टैक्सेस था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तरह तरह का टैक्स था। अल्टीमेटली क्या होता था, जो बिजनेसमैन जो एक्चुअली डूइंग बिजनेस, दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज, they are actually telling whether we should do the business or we should do the compliance, we should focus on the business or we should focus on compliance. Why the foreign company, the foreign the unit, why they will come to India to set up their business? क्यों आएंगे यहाँ पे, तो इतना तगड़ा लॉ है, लॉ कंप्लाई करते करते उनका बेहाल हो जाएगा, क्यों आएंगे यहाँ पे? आप एक बार सोच के बताइए। हमारा देश को आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चाइना हमसे आगे है आज, क्यों? उसका रीजन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तरक्की किया। हम इंडिपेंडेंस साथ में मिला था हमको, चाइना और लगभग आसपास ही था। चाइना आज इतना आगे है, हम इंडिया इतना पीछे है। रीजन क्या है? मैन्युफैक्चर, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठा ना, लोगों के लिए बहुत मुश्किल की काम है, क्योंकि वो इतना झंझट पालते हैं वो कंप्लायंस के चक्कर में, उनको सर दर्द होता है कि कंप्लायंस के चक्कर, मतलब कंप्लायंस को कंप्लाई करते करते। जो मोदी जी के गवर्नमेंट आए और पहले भी कांग्रेस के गवर्नमेंट, वो सोचे कि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, तो इंडिया को मतलब घसीट के मतलब लेके आना है, तो हमको कंप्लेंट्स कम करना पड़ेगा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। जो भी एमर्जिंग बिजनेस है, जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर है, उनको हम फैसिलिटी दे, कंप्लेंस के बर्डन जितना कम करेंगे ताकि उनका मोटिवेट बना रहेगा वो, एंड बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के सोल्यूशन, जो बिजनेस में प्रॉब्लम, बिजनेस किसके ऊपर होता है? प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, ताकि बिजनेस स्केल कर पाए, एंड एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इंडिया का डेवलपमेंट होगा। ये चीज गवर्नमेंट को महसूस हुआ।
हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अल्टीमेटली कंज्यूमर तो सफर कर रहा है ना, एक मतलब 100 रुपीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 165 हो जा रहा है। 100 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 165 रुपीज हो जा रहा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर ऑल्सो बियरिंग। गवर्नमेंट ने सोचा इससे बेहतर है कि एक एक ही कानून लेके आए। ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विसेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, सबको अबोलिश करा जाए, सबको हटाया जाए, एक ही आएगा, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बस, नो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, हर कानून में एक टैक्सेबल इवेंट होता है जिसके अंडरलाइन के ऊपर में वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। कैन यू रिमेंबर द लाइन आई हैव सेड, अंडरलाइन अंडरलाइन लाइक दिस। हर कानून में होता है टैक्सेबल इवेंट। जैसे मैंने बताया, अभी बताया आपको, क्या बताया, जब जब आप सेल्स करोगे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तब आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, तब आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। जब आप सेल्स करोगे तब आपको क्या देना पड़ेगा, तब आपको इंटरस्टेट कर रहे हो तो वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा, एंड इंटरस्टेट कर रहे हो तो सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस दे रहे हो तो क्या होगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ये तरह तरह का इश्यूज था ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में। तो इसको ओवरकम करना, जो शॉर्टकमिंग्स था उसको ओवरकम करना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत सरदर्द काम बना था। इसीलिए वो जीएसटी कैसे भी करके लेके आए। बहुत समय लग गया, वो बात अलग है, बट एट द एंड ऑफ वो लेके आ गए जीएसटी। अभी तो लगभग 10 साल हो जाएगा। ये हम समझ लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। डबल टैक्सेशन मतलब एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगना, दो बार टैक्स लगना, एक चीज के ऊपर दो बार टैक्स लगना, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। ये हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट, ये हो गया डबल टैक्सेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, शॉर्टकमिंग्स इन द फ्री जीएसटी। फ्री जीएसटी में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स था जो जिसको हम ओवरकम किए जीएसटी लाके। ये हो गया, ये हो गया, क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हाई कंप्लायंस कॉस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाई कंप्लायंस कॉस्ट कैसे, जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको अलग से एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा हु विल डील इन सेंट्रल सॉरी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल हायर करोगे ना, एक एम्प्लॉय भी हायर करोगे, मतलब जिसको वो एक्साइज ड्यूटी का नॉलेज है। जैसे आप जब सीए में क्वालिफाई कर लोगे तो कंपनी हायर करेगा, आप जीएसटी का काम करोगे। वैसे ही जब एक्साइज ड्यूटी था, उसी समय में जो सीए में सीएस क्वालिफाइड किए होंगे वो एक्साइज ड्यूटी पे काम किए होंगे, ऑब्वियसली किए होंगे। अलग से एम्प्लॉय हायर करना, अलग से प्रोफेशनल हायर करना, अलग से कंसल्टेंट हायर करना, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए अलग हायर करना, सॉरी एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग कंसल्टेंट हायर करना। इनके से आप कुछ एडिशनल छोटा मोटा सर्विस भी दे रहे हो, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, होलसेल को दे रहे हो, छोटा मोटा सर्विस भी दे रहे हो, उसके लिए सर्विस टैक्स का कंसल्टेंट, सर्विस टैक्स का प्रोफेशनल, सर्विस टैक्स का एम्प्लॉय जिसका सर्विस टैक्स में एक्सपीरियंस है उसको हायर करना। ये जो बहुत सारे का मतलब झंझट था ना, झंझट पाल कर रखे थे, इसको बहुत तकलीफ दे रहा था ये। इसीलिए क्या हो गया, हाई कंप्लेंस कॉस्ट भी हाई हो रहा था। मतलब एक तो बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, कंप्लेंस कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है। समझ गए, कंप्लेंस कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा था। हिंड्रेजिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आप जो बिजनेसमैन है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको डीमोटिवेट करके रखोगे। जैसे कोई नया मतलब कोई नया एक एंटरप्रेन्योर है, वो उसका नया मतलब बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, एक स्टार्टअप बैठाना चाह रहा है।
आप उसको पहले से ही मतलब इस कंप्लेंस के चक्कर में उसको मरड़ लोगे, मतलब निचोड़ दोगे, तो फिर धंधा कैसे करेगा? उसका मन जो डीमोटिवेट हो जाएगा बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अरे यार क्या करना, ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल है यार, वो लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये कंप्लेंस चाहिए, अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग प्रोफेशनल हायर करना है, इतना काम कौन करेगा? अल्टीमेटली क्या, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वहां इंडिया आने के लिए रेडी नहीं है, कौन जाएगा वहां पे? इतना झंझट कौन पालेगा? इतना कॉम्प्लेंस कौन करेगा? बिजनेस करेंगे या फिर वहां पे सिर्फ जाके कॉम्प्लेंस करते ही रहेंगे? ये था इशू। इसलिए क्या हो रहा था, अल्टीमेटली क्या हो रहा था, बिजनेस नहीं होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी है वो कम होगा, जीडीपी वो कम होगा। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड या फिर प्रोवाइडेड इन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। हो गया जीडीपी, जीडीपी ऑटोमेटिक कम होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और मतलब उसमें बाधा आएगी। ये हो गया हिंड्रेजन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ लॉज। जैसे अभी जीएसटी एक ही लॉ है, इतना यहाँ पे भी बहुत सारा अमेंडमेंट आता है। आप सोच के बताइए, यहाँ पे इतना अमेंडमेंट आता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो यार, कितना अमेंडमेंट कवर करेंगे, जब अमेंडमेंट लेक्चर हम लेंगे कितना अमेंडमेंट यार कवर करेंगे। आप सोच के बताइए, तो 4 to 5 टैक्सेशन लॉ से डील करते हैं, मतलब वो 5 कानून पे हर दिन हर हफ्ता कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आता रहता है। हर चीज को रीड करना, उसको इन 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 सॉरी सॉरी यूटिलाइज करना, वो क्या लॉ था उसको इम्प्लीमेंट करना, ये आसान चीज नहीं है। जैसे कोई हफ्ते हो गया, आप कोई एम्प्लॉय कोई कुछ काम कर रहा है, 5 8 से 5 डिफरेंट अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आएगा तो वर्किंग प्रोसेस भी चेंज होगा, वर्किंग प्रोसेस भी चेंज होगा। पहले जीएसटी सपोज मान लीजिए 10% लगा रहे, तो अभी 15% लगाना है। पहले सारा कुछ सेट करके रखे थे, वैल्यू डालोगे 10% ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया, सिर्फ टैक्स में वैल्यू डालोगे, रेट रेट चूज कर दोगे, कैलकुलेट सारा कुछ हो जाएगा। फिर वहां पे 15% का रेट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फिल करके रखे नहीं होंगे। ये तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। ये फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट इन लॉज, ये भी एक इशू था, क्योंकि जितना टाइप्स ऑफ कानून होगा उसका तो रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगा ही। ये हो गया बात। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट, सर्विस टैक्स का 5%, एक्साइज ड्यूटी का 10%, वैल्यू एडेड टैक्स का 18%, ये अलग अलग टैक्स रेट था। एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक ही वो तरह का धंधा कर रहा है, बट अलग अलग टैक्स दे रहा है, अलग अलग रेट में टैक्स दे रहा है। बहुत तरह की टैक्स रेट भी था, ये भी एक हिंड्रेंजेस है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट तो हम पहले ही पढ़े हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन, ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये हम देख चुके हैं। ये डिस्कशन होने के बाद आई होप क्यों जीएसटी लाया गया ये आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आया होगा कि क्यों जीएसटी लेके आ गए। तो व्हाट इज द नीड टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी, लेके आने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इसको चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मैं ये इसको शेयर कर दूंगा, ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, नॉट दिस लेक्चर, एक साथ उसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, मतलब टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार, मैं बताता नहीं हूँ बट कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना मेहनत कर रहे हैं तो कर देना यार, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ एक एग्जाम्पल देने के लिए। जो सेल्स प्राइस था इतना,
एक्साइज ड्यूटी 12,000 ऐड किए, टैक्स हो गया क्या 12,000, टोटल हो गया कितना, ये सॉरी क्या हो गया, ये एंड ये मिलके हो गया क्या 1,12,000, इसमें 12,000 क्या हो गया टैक्स हो गया, 12,000 क्या हो गया, 12,000 हो गया टैक्स। इसके ऊपर फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। देखो सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब ये मान लीजिए इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 2,240 रुपीज ये भी टैक्स हो गया, टोटल क्या हो गया एक 1,14,240, ये हो गया हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, ये हो गया टोटल, उसके ऊपर सेल्स वैल्यू क्या हो गया, प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट, 1,12,000, 1,12,000, 12,000 तो सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स टोटल इनवॉइस वैल्यू, सेल्स वैल्यू ठीक है, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वेट आइदर एक ही लगता है, लगेगा तो एटलीस्ट एक ही लगेगा, कभी दोनों साथ में नहीं लग सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ इसको, इसको मतलब सीरियसली मत लेना, बट एग्जाम्पल के लिए आपको एक कैसे डबल टैक्सेशन एंड इसको चेंज भी करा लूंगा, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन कैसे होता है एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हूँ, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू इतना हो गया, टैक्स कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे वेट भी ऐड कर दिए, टैक्स पोर्शन कितना हो गया 12,000 हो गया, 2,240 भी हो गया, 14,909 भी हो गया, टोटल टैक्स कितना ले रहे हैं 29,149, 29,149, इसमें 1,10,000 टोटल कॉस्ट एंड ये 29,000 है टैक्स वैल्यू, टोटल ऐड करके कितना हो रहा है 1,39,149 रुपीज, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। इतना समझने के बाद लगभग आज का क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया पहले था, ये तो हो गया हम पहले था, बाद में भी एक एग्जांपल दे दिया हूं, सेम ट्रांजैक्शन इन द जीएसटी लॉ, सेम ट्रांजैक्शन लेंगे बट जीएसटी लॉ में, ये 1,00,000 मतलब सेल सब गुड्स हो गया, जीएसटी 12,000 ऐड करोगे, टोटल हो गया 1,12,000, 1,12,000 हो गया टोटल सेल्स। अच्छा ये इसमें गलत नहीं था, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ट्रांजैक्शन बिटवीन बी एंड सी, मैं यही बोल रहा था सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स एक साथ नहीं लग सकता है, जैसे ये हो गया इंटरस्टेट मतलब एक अलग पार्टी हो गया, बी एक अलग पार्टी हो गया, इनके बीच में ये सेल्स प्राइस इतना हो गया, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर है, ए मैन्युफैक्चर होगा, तो वो 12,000 रुपया लगा दिया मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी, 12,000 टैक्स हो गया, टोटल हो गया कितना 1,12,000, सिंस ये वो इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा तो 2,240 लग गया होगा सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 1,14,240, 1,14,240 हो गया टोटल, क्या हो गया टोटल सेल्स वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, वो वो बी को पड़ेगा, इतना प्राइस बी को पड़ा, जो बी आके सी को सेल्स करेगा, बी आके सी को सेल करेगा, तो उसका प्राइस कितना बनेगा, वो 1,40,000 से खरीदा था, 10,000 मार्जिन ऐड किया, 10,000 मार्जिन ऐड किया, 10,000 मार्जिन ऐड किया, यहाँ पे 10,000 मार्जिन ऐड किया, यहाँ पे 10,000 मार्जिन ऐड किया, मार्जिन ऐड करके 1,24,000 आ गया, इसके बाद फिर वैल्यू एडेड टैक्स 12% से रेट से लगा दिया, तो इतना हो गया वैल्यू एडेड टैक्स, और इनवॉइस वैल्यू हो गया इतना, ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट था, तो मैंने उस टाइम ये चीज नहीं नोटिस किया था, मतलब दो पार्टी है, तीन पार्टी है, ए एक अलग पार्टी है, बी एक अलग पार्टी है, सी एक अलग पार्टी है, ट्रांजैक्शन दो हो रहा है, ए से बी, ए से बी एंड बी से सी, ये एक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये दो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, ठीक है, चेंज करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज करेक्ट है। मैं जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको समझाया, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको समझाया एग्जैक्टली बुक्स में भी एक एग्जाम्पल दे दिया हूं, ये हो गया फ्री जीएसटी, ये हो गया हमारा,
ये हो गया हमारा प्री जीएसटी। पोस्ट जीएसटी क्या है, सेम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड अंडर जीएसटी। जब जीएसटी लेके आ गए, इसमें क्या होगा, सेम पार्टी है, ए एंड बी, पार्टी सेम है। क्या बोल रहा हूं ना, पार्टी तो सेम है, पार्टी यहाँ पे ए है एंड बी है, ए एंड बी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेल्स किया 1 लाख रुपए में, सेल्स वैल्यू, जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि पहले वहां पे एक्साइज ड्यूटी था मैन्युफैक्चर के टाइम, मतलब इन केस में। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप सेलर हो, चाहे सर्विस पर्सन हो, कोई भी हो, जीएसटी लगेगा, एक ही रेट लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो 12,000 हो गया जीएसटी। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, 12,000, मतलब 1,12,000, मतलब 1 लाख हो गया हमारा टैक्स वैल्यू, सॉरी सेल्स, 1 लाख हो गया कितना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, 12,000 उसके ऊपर हो गया जीएसटी। टोटल हो गया कितना, 1,12,000। टोटल हो गया 1,12,000। जो 1,12,000 हो गया, इसमें क्या होता है, एक चीज नोटिस कर रहा है, ये चीज मैंने बताया नहीं, ये चीज जो चीज है ना, इसको कैसे ओवरकम किए, ये तो शॉर्ट कमिंग्स था, इसको ओवरकम कैसे किए, ओवरकम कैसे किए, ये जो 12,000 है ना, एज ए कैशबैक। कैशबैक क्या होता है, जब आप फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, या मूवी क्विक करते हो, कुछ कैशबैक मिलता है ना आपको, अमेजन पे करते हो या पेटीएम करते हो, कुछ कैशबैक मिलता है। यहाँ पे क्या होता था, ये आपको समझा दे रहा हूं, ये जो टैक्स अमाउंट आप दे के आए हो ना, ये जो अलग अलग टैक्स अमाउंट दिए हो, आपको कैशबैक नहीं मिलता था। मतलब इसको टेक्निकल टर्मिनल जो बोलोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। जैसे मान लीजिए, ये हो गया, ऐसे आप, सॉरी, ये हो गया, आप हो गए मैन्युफैक्चरर, आप, सॉरी, आप हो गए एक सेलर, मान लीजिए आप एक सेलर हो गए, आप सिर्फ टैक्स ऐड कर दिए 10 रुपया, 110 रुपया इनवॉइस वैल्यू हो गया, ये ए, आप बेचे बी को 20 का परचेस प्राइस कितना होगा इंक्लूडिंग टैक्स, 110। बट इसमें आप, गवर्नमेंट आपको 10 रुपया दे देगा, तो आपका कॉस्ट कितना बनेगा, अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होता है, जो आपके पॉकेट से जा रहा है, जो आपकी जेब से जा रहा है, आपके पॉकेट से तो 110 जा रहा है फॉर द टाइम बिंग, बट नेक्स्ट मंथ या फिर उसी मंथ 10 रुपया आप गवर्नमेंट दे देगा आपको, गवर्नमेंट आपको कैशबैक दे देगा, गवर्नमेंट आपको कैशबैक 10 रुपया दे देगा, तो आपको कॉस्ट कितना बनेगा, तो कॉस्ट परचेस, मतलब परचेस कॉस्ट बनेगा, कितना बनेगा 110। ऑलरेडी तो आप 10 रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया ना आपको, जो ये क्या बना था 100 + 10, ये वाला पोर्शन गवर्नमेंट दे देगा आपको, एज ए कैशबैक दे देगा। तो आपका एक्चुअल परचेस कॉस्ट कितना बना, एक्चुअल कितना बनेगा, एक्चुअल ऑब्वियसली 100 बनेगा, एक्चुअली कितना बनेगा, एक्चुअली 100 बनेगा। इसके ऊपर फिर आप अपना मार्जिन ऐड करना 10%, 110 हो जाएगा आपका सेल्स वैल्यू, इन सॉरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके ऊपर 10% जीएसटी ऐड करोगे तो 11 रुपया हो जाएगा। टोटल सेल्स प्राइस कितना हो गया 121, टोटल सेल्स प्राइस कितना हो गया 121, क्योंकि ये 10 रुपया आपको मिल गया। ये 10 रुपया ना मिलता, ये 10 रुपया ना मिलता तो क्या होता, 110 होता, 110 होता उसका कस्ट, मतलब परचेस प्राइस, इसके ऊपर मान लीजिए वो 10 रुपया ऐड कर दिया, कितना उसका मार्जिन 121, उसका हो गया, क्या हो गया, उसका हो गया सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी ऐड करेगा तो कितना होगा 12.1, ऐड करेगा तो कितना होगा 12.1 होगा। तो टोटल सेल्स प्राइस कितना बन जाएगा, इनवॉइस वैल्यू आईपी कितना बन जाएगा 133.1, ऐसा कुछ 33.1। डिफरेंस क्या हो रहा है 110 11 121 120, हाँ करेक्ट है, 133.10 बन जाएगा आपका इनवॉइस वैल्यू बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इसका बाइफरकेट दे रहा हूँ, चलो मैं इसका बाइफरकेशन देता हूँ, ये 133 का बाइफरकेशन दे रहा हूँ। 100 हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो 10% हो गया टैक्स हो गया हमारा 10, यहाँ पे ये जो मार्जिन 11 रुपीज एड किया 11, प्लस यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है 12.1 कितना हो रहा है 133.1, ठीक है।
ये हो गया हमारा। जो पहले क्या होता था ना, पहले आईटी से नहीं मिलता था, इसीलिए वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा था। अभी आईटी से मिल गया तो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला जो पोर्शन जो टैक्स के ऊपर टैक्स जाता था, वो टैक्स को कैशबैक देके वो कॉस्ट का हिस्सा ना बनाया है। एक बार जो जैसे आप 100 रुपया दिए, यहाँ पे 10 रुपया दिए, ये 10 रुपया आपके पॉकेट में आ जाएगा तो ये कॉस्ट नहीं बना आपकी, तो आपकी कॉस्ट एक्चुअली क्या बना, 100 रुपया। तो इसलिए क्या होता था, वो कैशबैक देके वो कॉस्ट के जो जो टैक्स पोर्शन कॉस्ट में ऐड होता था उसको ड्रॉबैक कर लिए, उसको ड्रिफ्ट मतलब कैशबैक देके उसको कॉस्ट का हिस्सा ना बनाया जीएसटी ने। तो एक्चुअली कॉस्ट कितना बना, 100 कॉस्ट बना। तो उसके ऊपर जितना मार्जिन ऐड करेगा उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हो गया फ्री जीएसटी। जीएसटी केस में हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपया था, 100 रुपया था किसका, इसका कॉस्ट बना। एक्चुअल तो पे किया 110, बट 10 रुपीज को कैशबैक मिल जाएगा। एक्चुअली कितना कॉस्ट बना, 100 कॉस्ट बना, बट मार्जिन कितना ऐड किया, 10 रुपीज। मार्जिन 10 रुपीज ऐड किया तो कितना एक्चुअली वैल्यू ऐड हुआ, वैल्यू ऐड कितना हुआ एक्चुअली, वैल्यू ऐड एक्चुअली 10 रुपीज हुआ, 10 रुपीज ओनली वैल्यू एडेड हुआ। तो उसको क्या हुआ, तो 11 रुपीज बन रहा है टैक्स, टैक्स बन रहा है क्या, 11 रुपीज। वो ऑलरेडी 10 रुपीज यहां दे चुका है, 11 टका टैक्स बन रहा है, यहां पे ऑलरेडी 10 टका दे चुका है, ओनली 1 टका देगा टैक्स, ओनली 1 टका देगा टैक्स। ठीक है, कहां पे देगा, 1 टका किस पे हो रहा है, जो ये 10 रुपया वैल्यू ऐड किया ना, ये 10 रुपया वैल्यू ऐड किया, इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 10%, 10 टका के ऊपर 10% क्या होता है, 1 टका होता है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कितना करेगा, 11 तो करेगा, बट उसको 10 पीछे से मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना पे कर रहा है, अल्टीमेटली 1 रुपया पे कर रहा है, किस पे, जो ये 10 रुपया वैल्यू ऐड किया। ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले भी वैल्यू एडेड टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स इज ए कंसेप्ट, एक्चुअली इट इज ए कंसेप्ट। पहले वो नेमिंग कर दिए उस कंसेप्ट को, कंसेप्ट के नाम पे वो टैक्स बना दिए, एक टैक्स लॉ बना दिया वैल्यू एडेड टैक्स। बट वैल्यू एडेड टैक्स इज ए कॉन्सेप्ट, जितने वैल्यू ऐड होगा उतने पे टैक्स लगेगा, जितना वैल्यू ऐड होगा उतने पे टैक्स लगेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज तक यहां पे ही रखते हैं, एंड आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारा बेसिक चैप्टर की, उसको रीडिंग करके समझ के इस चैप्टर को प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम रैप अप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।